सुबह अगर दुनिया का सारा गोल्ड अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? बैंक टूट सकते हैं, इकोनॉमिक्स हिल सकती हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसा मेटल जिसे ना खाया जा सकता है, ना पहनना हर कोई अफोर्ड कर सकता है, फिर भी पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। कभी इसने जंग करवाई, कभी साम्राज्य खड़े किए और कभी इंसान को लालच का गुलाम बना दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर गोल्ड में ऐसी क्या ताकत है? क्यों हजारों सालों बाद भी इंसान का भरोसा कागज से ज्यादा सोने पर है? और आज 2026 में आकर भी खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। आखिर क्या है वजह? तो चलिए जानते हैं उस एक मेटल की कहानी जो पावर, फियर, मनी और ऑब्सेशन का चेहरा है। स्वागत है आप सभी का देश भर की कहानियां डॉक रूम के साथ और मैं हूं गीत रौतेला। कहानी को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर गोल्ड है क्या। गोल्ड यानी सोना एक नेचुरल मेटल है जो धरती के अंदर पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे रेयर और वैल्यूएबल मेटल में से एक माना जाता है। साइंटिफिकली गोल्ड एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Au होता है। ये सिंबल लैटिन वर्ड ऑरम से आता है जिसका मतलब होता है गोल्डन शाइन यानी चमकती हुई रोशनी। गोल्ड की सबसे खास बात यह है कि ये आसानी से खराब नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती, पानी से खराब नहीं होता और हवा से इसका रंग फीका नहीं पड़ता है। इसी वजह से हजारों साल पुराना सोना भी आज तक चमकदार और वैल्यूएबल बना रहता है। नेचर में सोना हमें सीधे ज्वेलरी के रूप में नहीं मिलता। ये जमीन के अंदर पत्थरों और पहाड़ों के बीच छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में छिपा होता है। इसे निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, फिर हैवी मशीन्स और हाई हीट के प्रोसेस से इसे प्योर किया जाता है। सोना एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल आसानी से ज्वेलरी, कॉइन्स और महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अब तक जितना भी गोल्ड अर्थ से निकल चुका है उसका एक साथ मेल्ट किया जाए तो एक बड़ा सा क्यूब बनेगा। ये क्यूब लगभग एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के साइज का होगा या उससे भी थोड़ा सा बड़ा, या कह सकते हैं फुटबॉल का जितना भी फीट होता है, जितना भी ग्राउंड होता है उसके बराबर होगा। आप सोचिए, पूरी दुनिया का गोल्ड जो हजारों सालों से माइनिंग हो रहा है, किंग्स, बैंक्स, ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट सब मिलकर सिर्फ एक लिमिटेड क्यूब जितना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गोल्ड क्यूब एक मीडियम साइज बिल्डिंग के अंदर भी फिट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली रेयर है, जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। इसी रेयरिटी की वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज के समय में सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट, स्टेटस सिंबल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी एक मजबूत निशानी है। जब इकोनॉमी कमजोर होती है या महंगाई बढ़ती है तब भी लोग सोने पर भरोसा करते हैं। शायद इसी वजह से हजारों साल पुराने होने के बाद भी सोने की चमक और उसकी कीमत कभी कम नहीं हुई। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, रोम और इंडिया में गोल्ड को सिर्फ मेटल नहीं बल्कि डिवाइन पावर माना जाता था। पुराने किंग्स और क्वींस अपने क्राउन्स, वेपन्स और ज्वेलरी में गोल्ड का यूज करते थे क्योंकि उस टाइम गोल्ड सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के पास होता था। एंशिएंट इजिप्ट में लोग बिलीव करते थे कि गोल्ड जो है गॉड्स मेटल है। वही भारत में भी गोल्ड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लगभग 4000 से 5000 साल पुरानी। इसकी शुरुआत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय से मिलती है। उस दौर में भी लोग गोल्ड का यूज करते थे। खुदाई में मिले गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट से ये बताते हैं कि उस समय पर भी सोना सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। जिसके पास ज्यादा सोना होता था उसे सोसाइटी में रिच और पावरफुल माना जाता था। यानी शुरुआत से ही गोल्ड का कनेक्शन वेल्थ और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड, जहां गोल्ड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। उस समय के एंशिएंट टेक्स्ट जैसे वेदों में हिरण्या शब्द बार बार आता है जिसका मतलब होता है गोल्ड, सोना। इस दौर में सोना सिर्फ पहनने तक सीमित नहीं रहा बल्कि रिलीजियस एक्टिविटीज का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। यज्ञ, दान और पूजा पाठ में गोल्ड का इस्तेमाल होता था। राजा महाराजा गोल्ड का दान देकर अपनी पावर और स्टेटस दिखाते थे कि वो कितने पावरफुल हैं। इस तरह गोल्ड धीरे धीरे रिलीजन और अथॉरिटी का सिंबल बन गया।
फिर आता है मौर्य और गुप्ता पीरियड, जिसे इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस समय पर गोल्ड का यूज एक नए लेवल पर पहुंच गया। पहली बार गोल्ड कॉइन्स बड़े स्केल पर यूज होने लगे, ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और गोल्ड एक तरह की करेंसी बन गया। पहले लोग ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, एक चीज देकर बदले में दूसरी चीज ले लेना दूसरे इंसान से। लेकिन जब गोल्ड आ गया था तो उन्होंने गोल्ड से व्यापार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब व्यापार में चोरी की समस्या ज्यादा बढ़ने लग गई थी तो उन्होंने कागज के साथ, यानी बोले तो कागज का इस्तेमाल करके व्यापार करना शुरू कर दिया था। पर गुप्ता रूलर्स के गोल्ड कॉइन्स आज भी मिलते हैं जो उस समय की प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। यही वो समय था जब इंडिया को सच में सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था, क्योंकि यहाँ वेल्थ और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जहाँ वेल्थ होती है वहाँ खतरा भी होता है। मिडिवल पीरियड में इंडिया की इसी रिचनेस ने फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया। महमूद ऑफ गाजनी जैसे इन्वेडर्स ने इंडिया पर कई बार हमला किया और टेम्पल्स और खजानों से सोना लूटा। उस समय भारत में टेम्पल्स और राजाओं के पास भारी मात्रा में गोल्ड मौजूद था, जो लूट का मुख्य कारण बना। यानी गोल्ड जो कभी इंडिया की ताकत था वही कई बार उसकी कमजोरी भी बन गया। इसके बाद ब्रिटिश पीरियड आता है, जहां से इंडिया की वेल्थ धीरे धीरे बाहर जाने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के रिसोर्सेज का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। इस दौरान भारत से सोना और अन्य संपत्ति विदेश भेजी गई। हिस्ट्री में इस प्रोसेस को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता था, यानी जो देश कभी गोल्ड से भरा हुआ था वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान से सोना चुराकर सोने का व्यापार बंद कर कागज का यानी नोटों का व्यापार शुरू कर दिया था और खुद को मजबूत बना लिया था। आज का इंडिया मॉडर्न हो चुका है, लेकिन गोल्ड की इंपॉर्टेंस अब भी वही है। शादी हो, त्योहार हो, हर शुभ मौके पर गोल्ड खरीदना आज भी ट्रेडिशन का हिस्सा है। इंडिया आज भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। यहाँ गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और इमोशंस का हिस्सा है। लोग इसे फ्यूचर सेफ्टी के तौर पर भी देखते हैं। अगर सीधी बात करें तो इंडस वैली से लेकर आज तक गोल्ड ने इंडिया के हर फेज को देखा है, रिचनेस, इन्वेजन्स, स्ट्रगल और ग्रोथ को। लेकिन एशियन टाइम से आज फिर से वो दौर आ गया है जहां पर शायद सोने की कटौती होती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया में। एक समय था जब ब्रिटिशर्स ने भारत से सोना चुराया था, लेकिन अब 2026 का ये समय है जहां सोना होने के बाद भी सोने को खरीदने से ही मना करा जा रहा है। बस कारण इतना है कि अब सोने से ज्यादा किसी देश की करेंसी इंपॉर्टेंट हो गई है। इस समय मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका में जंग छिड़ गई है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 भी बोल सकते हैं। जंग भले ही 3 देशों में छिड़ी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। इन्हीं स्थितियों को देखने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दे दिए हैं कि सोना ना खरीदे या सोना कम खरीदे, जिसने सबके दिमाग में परेशानियों को जन्म दे दिया है कि आखिर सोना क्यों कम खरीदना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा बयान क्यों दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके पीछे कई रीजंस हैं, जिसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर दुनिया में टोटल गोल्ड कितना है और इंडिया की इसमें कितनी हिस्सेदारी है। एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अब तक लगभग 2,19,000 मेट्रिक टन गोल्ड निकाला जा चुका है। अब सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। अगर इस पूरे गोल्ड को मेल्ट करके एक जगह जमा किया जाए तो सिर्फ लगभग 22 मीटर या बोले तो 22/22 मीटर का क्यूब बनेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी कंपेयर करके बताया भी था कि एक ओलंपिक का जितना भी स्विमिंग पूल का साइज होता है उसके बराबर ही मीडियम साइज, जो कि एक मीडियम साइज बिल्डिंग में भी फिट हो सकता है। अब सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, और जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया हजारों सालों से पागल है, जिसके लिए वॉर्स हुई, एम्पायर्स बने, देशों को लूटा गया, वो क्वांटिटी में एक्चुअली इतना कम है। और यही वजह है कि गोल्ड को रेयर मेटल कहा जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास ऑफिशियली लगभग 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जिसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करती है। यही गोल्ड रिजर्व किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है।
लेकिन प्रोडक्शन के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। मतलब हम गोल्ड इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लेकिन निकालते बहुत कम है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इंडिया में गोल्ड निकलता कहां से है। इंडिया में मेजर गोल्ड माइंस मेनली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान जैसे स्टेट्स में मौजूद है। सबसे फेमस माइंस है कोलार गोल्ड फील्ड्स, हट्टी गोल्ड माइंस, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट। जहां एक तरफ इंडिया गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन के मामले में काफी पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में गोल्ड के नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है। पहले कोलार गोल्ड फील्ड जैसे माइंस थी जो काफी समय तक गोल्ड प्रोडक्शन का मेन सोर्स रही, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। इसके अलावा गोल्ड माइनिंग बहुत महंगी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें जमीन के काफी अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है और कई बार लागत ज्यादा और आउटपुट कम मिलता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइंस में गिनी जाती थी। यहाँ माइनिंग लगभग 3200 मीटर गहराई तक की गई थी, लेकिन धीरे धीरे वहां गोल्ड कम मिलने लगा और माइनिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि कई माइंस बंद करनी पड़ी। लेकिन आज भी हट्टी गोल्ड माइंस इंडिया की सबसे एक्टिव गोल्ड माइन में से एक मानी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात सुनिए, पूरे इंडिया की ईयरली गोल्ड प्रोडक्शन सिर्फ लगभग 1.5 से 2 टन के आसपास रहती है, जबकि इंडिया हर साल लगभग 700 से 900 टन गोल्ड यूज करता है। मतलब इंडिया अपनी जरूरत का लगभग पूरा गोल्ड बाहर से खरीदता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, नेचर में गोल्ड हमें सीधे ज्वेलरी या गोल्ड बिस्किट्स के फॉर्म में नहीं मिलता। ज्यादातर केसेस में गोल्ड रॉक्स और मिट्टी के अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के फॉर्म में छिपा होता है। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट सैटेलाइट सर्वेस, अंडरग्राउंड स्कैनर्स और ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जगह के नीचे गोल्ड डिपॉजिट्स हो सकता है, यानी कि गोल्ड मौजूद हो सकता है। उसके बाद शुरू होती है माइनिंग। माइनिंग के दौरान पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है, रॉक्स को क्रश किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है, मिट्टी और पत्थरों को अलग किया जाता है, फिर केमिकल्स और हाई हीट प्रोसेस से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट ये है, कई बार सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए लगभग 1 टन तक मिट्टी और पत्थर हटाने पड़ते हैं। यानी जो छोटी सी गोल्ड रिंग आप पहनते हो उसके पीछे कई टन जमीन खोदी जाती है। फिर इस रॉ गोल्ड को हाई टेम्परेचर फर्नेसेस में मेल्ट किया जाता है, इंप्योरिटीज हटाई जाती हैं और प्योर गोल्ड बार्स बनाई जाती हैं, जिन्हें बलियन कहा जाता है। और तब जाकर आपको एक रिंग या कोई भी छोटा सा सोने का पार्टिकल देखने या पहनने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। इंडिया जितना गोल्ड यूज करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक माइनिंग डिमांड पूरी नहीं कर पाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल 700 से 900 टन एक गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसके लिए इंडिया को अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। सिर्फ FY 2025-26 में इंडिया ने लगभग $72 बिलियन का गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स इंपोर्ट किया। अब अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। अब इमेजिन करो, एक मेटल खरीदने के लिए इंडिया हर साल लाखों करोड़ रुपए बाहर भेज रहा है। इतने पैसों में एक्सप्रेस वे बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं, फैक्ट्रीज लग सकती हैं, लेकिन वो पैसा गोल्ड इंपोर्ट में चला जाता है। अब यहाँ ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, अगर इतना पैसा बाहर जा रहा है तो इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता ही क्यों है? तो इसका जवाब इंडिया की सोसाइटी और माइंडसेट में छिपा हुआ है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये इमोशन है, ट्रेडिशन है, स्टेटस सिंबल है, इमरजेंसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी है। शादी हो, फेस्टिवल हो, फ्यूचर सिक्योरिटी हो, इंडियन फैमिलीज आज भी गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानती है। और यही वजह है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज में से शामिल है। अब सवाल आता है कि आखिर इंडिया इतना गोल्ड खरीदता किससे है? इंडिया मेनली UAE, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ दूसरे देशों से गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब यहाँ स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में खुद ज्यादा गोल्ड माइंस नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब है। मतलब अलग अलग देशों से रॉ गोल्ड स्विट्जरलैंड आता है, वहां उसे रिफाइन किया जाता है, उसकी प्योरिटी चेक होती है, फिर उसे इंडिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और अब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, तो सबसे ज्यादा सोना पूरी दुनिया में अमेरिका के पास है।
दुनिया में सबसे ज्यादा ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास लगभग 8,133 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, यानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका होल्ड करता है। अब आपको समझना होगा कि ये गोल्ड किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं रखा होता, बल्कि हाईली सिक्योर्ड वॉल्ट्स में रखा जाता है। अमेरिका का सबसे फेमस गोल्ड स्टोरेज फोर्ट नॉक्स माना जाता है। ये एक बेहद हाई सिक्योरिटी मिलिट्री वॉल्ट है, जहां हजारों टन गोल्ड बार स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में भी भारी मात्रा में गोल्ड रखा जाता है। टॉप कंट्रीज जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8,133 टन है, जर्मनी के पास 3,350 टन है, इटली के पास 2,450 टन, फ्रांस 2,430, रशिया 2,330, चाइना 2,260 और स्विट्जरलैंड 1,040। इंडिया के पास सिर्फ 880 टन गोल्ड मौजूद है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर अमेरिका के पास इतना ज्यादा गोल्ड कहां से आया? तो इसका कनेक्शन हिस्ट्री और वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। पहले के समय में दुनिया की करेंसी डायरेक्टली गोल्ड से जुड़ी होती थी। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। मतलब अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता था तो उसकी करेंसी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। धीरे धीरे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता गया और वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों ने अपना गोल्ड अमेरिका में स्टोर करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जमा हो गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब इंडिया बाहर से गोल्ड खरीदता है तो पेमेंट इंडियन रुपीज में नहीं करता, बल्कि यूएस डॉलर में करता है। मतलब अगर इंडिया को 10 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीदना है तो इंडिया को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखे डॉलर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसे हम विदेशी मुद्रा भी कहते हैं। और यही वजह है कि गोल्ड से ज्वेलरी का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे देश की इकोनॉमी और फॉरेन रिजर्व से जुड़ा हुआ है। और शायद यही रीजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी सोने को खरीदने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतने ज्यादा डॉलर्स इंडिया से बाहर जाएंगे। अब यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी होगी, गोल्ड इंपोर्ट से इंडिया को फायदा भी होता है और नुकसान भी। फायदा इसलिए क्योंकि इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। इस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू लगभग 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा मानी जाती है और इसमें 40 से 50 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं। यानी गोल्ड लाखों लोगों की रोजी रोटी भी है। लेकिन नुकसान इससे भी बड़ा, क्योंकि गोल्ड खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करता। अगर इंडिया मशीन से इंपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी खरीदे, फैक्ट्रीज लगाए तो फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड मोस्टली लॉकर्स में बंद हो जाता है, ज्वेलरी बनकर पड़ा रहता है या इन्वेस्टमेंट एसेट्स बन जाता है। यानी इकोनॉमी में एक्टिवली घूमने की जगह डेड एसेट बन जाता है और ऊपर से इसके लिए डॉलर्स भी खर्च करने पड़ते हैं, जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब देश जितना एक्सपोर्ट करके कमाता है उससे ज्यादा इंपोर्ट्स पर खर्च कर देता है और यही चीज धीरे धीरे इकोनॉमी पर प्रेशर डालती है। अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस कनेक्शन, वॉर और गोल्ड का कनेक्शन। देखिए, जब दुनिया में वॉर शुरू होती है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स अनस्टेबल होने लगते हैं, करेंसीज कमजोर होने लगती हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगती हैं और तब पूरी दुनिया गोल्ड खरीदना शुरू कर देती है, क्योंकि सेंचुरी से गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। मतलब जब पूरी दुनिया अनसर्टेन हो तो लोग पेपर मनी से ज्यादा भरोसा गोल्ड पर रखते हैं और अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इंडिया जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ऑयल भी बाहर से खरीदता है और गोल्ड भी। मतलब डबल प्रेशर, एक तरफ ऑयल इंपोर्ट बिल, दूसरी तरफ गोल्ड इंपोर्ट बिल और दोनों के लिए डॉलर्स चाहिए। अगर इंडिया लगातार बाहर से ऑयल और गोल्ड दोनों खरीदता रहेगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन कंट्रीज को देने पड़ेंगे और इससे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर कैसे बढ़ता है? अब यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। जब इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट जैसी चीजें खरीदता है तो उसके लिए इंडिया को फॉरेन कंट्रीज को पेमेंट करनी पड़ती है और ये पेमेंट मोस्टली यूएस डॉलर्स में होती है। अब इमेजिन करो,
अगर इंडिया लगातार बिलियन ऑफ डॉलर्स बाहर भेजता रहेगा तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। फॉरेन रिजर्व बेसिकली देश का इमरजेंसी वॉलेट होता है। इस रिजर्व में यूएस डॉलर्स, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसीज, आईएमएफ एसेट्स रखे जाते हैं और इसी रिजर्व्स की मदद से इंडिया इंपोर्ट्स खरीदता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स करता है, रुपी को स्टेबल रखता है और इमरजेंसीज हैंडल करता है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? अब नंबर्स से समझिए। 2021 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग 642 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, जो उस समय इंडिया का ऑल टाइम हाई लेवल्स में से एक माना गया। लेकिन उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, डॉलर स्ट्रेंथनिंग और लगातार इंपोर्ट्स की वजह से रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। 2022 में इंडिया के रिजर्व गिरकर लगभग 524 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, यानी सिर्फ कुछ महीनों में लगभग 118 बिलियन डॉलर्स की गिरावट। और ये गिरावट छोटी बात नहीं होती, क्योंकि इतने पैसों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, पूरे राज्यों का ईयरली बजट चल सकता है, लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इकोनॉमी प्रेशर में आने की वजह से रिजर्व्स तेजी से खर्च होने लगे। इसके बाद आरबीआई ने सिचुएशन को काफी कंट्रोल किया और रिजर्व्स फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगे। 2024 में इंडिया के रिजर्व्स दोबारा 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन अब 2025 और 2026 की ग्लोबल टेंशंस, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान इजराइल वॉर सिचुएशन और लगातार एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स की वजह से रिजर्व्स पर फिर प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग 690 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। मतलब अगर कंपेयर करें तो पीक लेवल से रिजर्व्स में लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर का प्रेशर देखा जा चुका है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो पैसा है जिससे इंडिया इंपोर्ट्स खरीदता है, रुपये को स्टेबल रखता है, इमरजेंसीज हैंडल करता है, ग्लोबल मार्केट में अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन इस वॉर से उस पर असर बहुत गहरा पड़ रहा है। पर वॉर का फॉरेन रिजर्व पर सीधा असर कैसे पड़ता है? अब यहाँ सबसे डेंजरस कनेक्शन शुरू होता है। वॉर जितनी लंबी चलेगी उतनी ही हर चीज में महंगाई बढ़ती जाएगी, चाहे वो ऑयल हो, गोल्ड हो या किसी भी तरह का एक्सपेंसिव हो, क्योंकि उसमें इंपोर्ट भी ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अब इमेजिन करो, अगर पहले इंडिया 70 बिलियन डॉलर में गोल्ड इंपोर्ट कर रहा था और वॉर के बाद सेम क्वांटिटी गोल्ड खरीदने के लिए 80 या 90 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ जाएं, तो एक्स्ट्रा डॉलर्स फॉरेन रिजर्व से ही जाएंगे और यही चीज धीरे धीरे रिजर्व्स को कमजोर करती है। इसलिए वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, उसका असर देशों की इकोनॉमी और रिजर्व्स पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं गोल्ड खरीदने से फॉरेन रिजर्व पर असर कैसे पड़ता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इंडिया हर साल लगभग 72 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब इंडियन करेंसी में देखो तो ये अमाउंट लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ता है। यानी सिर्फ गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया हर साल लाखों करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीज को दे रहा है। और जब वॉर सिचुएशंस आती हैं तो गोल्ड प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब सेम क्वांटिटी गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया को और ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और यही चीज रिजर्व्स पर प्रेशर डालती है। अगर फॉरेन रिजर्व्स कमजोर होने लगे तो क्या होगा? अब इमेजिन करो, अगर इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स लगातार कम होने लगे तो सबसे पहला असर पड़ेगा इंडियन रुपी पर। अगर रिजर्व्स कमजोर होंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपी भी कमजोर होने लगेगा। अब नंबर्स से समझो तो कुछ साल पहले $1 के थे 65 से 70 रुपीस के आसपास, लेकिन धीरे धीरे रुपी कमजोर होता गया और कई समय पर $1 83 से 85 रुपीस तक पहुंच गया। मतलब इंडिया को सेम चीज खरीदने के लिए अब पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस पर, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर, मेडिसिन पर, इन्फ्लेशन पर, आम लोगों की डेली लाइफ पर। इसी वजह से गवर्नमेंट गोल्ड बाइंग कम करने की बात करती है और शायद यही रीजन है कि गवर्नमेंट्स कई बार लोगों को अननेसेसरी गोल्ड बाइंग कम करने की सलाह भी देती है, क्योंकि सरकार जानती है गोल्ड जितना ब्यूटीफुल दिखता है इकोनॉमी के लिए उतना एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा गोल्ड इंपोर्ट के साथ डॉलर्स बाहर जाते हैं, रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ता है, रुपी कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और वॉर सिचुएशंस में ये रिस्क और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब यहाँ एक आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर गोल्ड की कीमत डिसाइड कौन करता है? क्या हर कंट्री अपने हिसाब से गोल्ड का रेट तय करती है? तो जवाब है नहीं।
गोल्ड की कीमत कोई एक कंट्री डिसाइड नहीं करती, बल्कि इसकी प्राइसिंग पूरी दुनिया की डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, वॉर्स और यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। गोल्ड की ग्लोबल प्राइसिंग मेनली लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA और कोमेक्स जैसी इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है। यहीं से दुनिया को गोल्ड का बेंचमार्क प्राइस मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत मोस्टली डॉलर पर आउंस में कैलकुलेट की जाती है। यहाँ 1 आउंस लगभग 31.1 ग्राम्स के बराबर होता है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $3,300 पर आउंस चल रहा है तो पूरी दुनिया उसी बेस प्राइस के आसपास गोल्ड ट्रेड करती है। लेकिन इंडिया में वही गोल्ड और महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, GST, मेकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रुपी डॉलर कन्वर्जन भी जुड़ जाता है। और यही वजह है कि वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होते ही गोल्ड अचानक महंगा होने लगता है, क्योंकि जैसे ही दुनिया में डर बढ़ता है, लोग स्टॉक्स और पेपर करेंसी छोड़कर गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। डिमांड बढ़ती है और गोल्ड की कीमत तेजी से ऊपर चली जाती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो गोल्ड पूरी दुनिया का एक तरह का फियर मैटर बन जाता है। जितना ज्यादा ग्लोबल डर, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड। और शायद यही वजह है कि रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशंस और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस में गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाईज तक पहुंच जाती है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि गोल्ड सिर्फ एक चमकती हुई धातु नहीं है, ये पावर, इकोनॉमी, फियर, ट्रस्ट और इंसान की साइकोलॉजी से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। कभी किंग्स ने इसे अपनी ताकत बनाया, कभी देशों ने इसे अपने रिजर्व्स में छुपाया, और आज भी जब दुनिया में वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस या अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इंसान सबसे ज्यादा भरोसा उसी गोल्ड पर करता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या गोल्ड सच में इंसान को सिक्योर बनाता है, या फिर इंसान आज भी उसकी चमक का गुलाम बना हुआ है? क्योंकि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इकोनॉमी के इस दौर में भी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट आज भी एक मेटल पर टिका हुआ है, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा बयान आपके सामने क्यों दिया, क्यों गोल्ड को कम खरीदना है। और आपको अगर ये पॉइंट्स क्लियर हुए हो, हमारी डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर कल सच में दुनिया का सारा गोल्ड गायब हो जाए तो सबसे पहले क्या बदलेगा, इकोनॉमी, गवर्नमेंट या इंसान का भरोसा।